जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्तों, सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास, जो कि रहने वाली है मेरे भाई हमारा यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की पार्ट 5। हर एक डिवाइस के बारे में बहुत डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सभी की परीक्षा में डिटेल में ही चीजें पूछे जाने की संभावना है। समय भले ही थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा, लेकिन चीजों को अच्छी तरह से करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन कैसे बनते हैं कमेंट दिखाइए, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सभी चीजें हम यहाँ पर देखते हुए चल रहे हैं। क्लास कुछ दिनों से नहीं हो पाई थी, जिसके लिए मैं आपको पहले ही बता कर गया था, और मैंने टेलीग्राम डॉट ग्रुप में भी मैसेज डाल दिया था कि भैया आपकी जो क्लास है वो मंगलवार से होगी। अब ये क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी, और जो भी बीच में हमारी लगभग 3 क्लासेस की छुट्टी हुई है, तो उनको हम आगे फिर पूर्ति कर लेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है भैया, तो शुरू करते हैं। बिल्कुल, अब आज से हमारी कंटिन्यू क्लास यहाँ पर रहने वाली है, तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। टॉपिक है हमारा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें हम सभी के सभी इनपुट डिवाइसेस के बारे में जान चुके थे। और आज की क्लास में जो हम मेनली यहाँ पर जानेंगे, वो हम जानेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट क्या होता है ये हम समझ चुके थे, और आउटपुट कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने जान लिया था कि हमारी जो कंप्यूटर है वो हमें 2 प्रकार के आउटपुट देता है। कौन कौन से? एक देता है मेरे भाई, हमें देता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, और एक देता है हमें आपका हार्ड कॉपी आउटपुट। ठीक है, तो अब अगर मैं इन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में आउटपुट डिवाइसेस की बात करूं और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस की बात करूं, तो यहां पर नाम आते हैं, है ना। यहां पर कुछ नाम आपके सामने हैं। कौन कौन से? तो एक तो है भैया मॉनिटर। मॉनिटर एक कैसी डिवाइस है? तो आप कहेंगे मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर कैसी डिवाइस है? तो आप कहेंगे भैया प्रिंटर भी एक हमारा आउटपुट डिवाइस का ही उदाहरण होता है। प्लॉटर किसका उदाहरण है जी? प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। जीपीएस ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अब बात ये आती है कि देखो, अगर हम इनपुट आउटपुट चैप्टर को पढ़ें तो 2 मिनट में खत्म। ये इनपुट, ये आउटपुट। लेकिन सवाल यहां से नहीं पूछता, इन डिवाइसेस के बारे में डिटेल में आपसे पूछता है। तो बिल्कुल एक एक करके हर डिवाइस के बारे में हम यहां पर जानेंगे। अगर मैं बात करूं आउटपुट डिवाइसेस में, सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं प्रिंटर से। प्रिंटर काफी इंपॉर्टेंट है, तो कल की जो एक क्लास होगी हमारी वो पूरी प्रिंटर पर ही होगी। ठीक है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो या तो प्रिंटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा या मॉनिटर से पूछा जा सकता है। बाकी चैप्टर सिलेबस का हिस्सा है, तो हम सभी चीजें फिर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो एक चीज यहां पर आपने नोटिस की होगी, या थोड़ा सा ध्यान अगर आप लगाओगे तो आप देखोगे कि इनपुट डिवाइसेस जो थी ना, वो बहुत सारी थी। मतलब लगभग मैंने 17-18 इनपुट डिवाइसेस आपको पढ़ाई, लेकिन जो आउटपुट डिवाइसेस है वो लिमिटेड ही है। क्यों? इससे हमें हमारे जीवन की भी एक सीख देखने के लिए मिलती है कि इस जीवन में हमसे लेने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन हमें देने वाला, आउटपुट डिवाइस हमें देता है, रिजल्ट देता है हमें, वो बहुत कम लोग ही मिलेंगे, है ना। तो देखेंगे आप यहां पर, सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनिटर की, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, और ये दोनों ही हैं। तो मॉनिटर से हम यहां पर शुरुआत करते हैं। ध्यान देंगे कि मॉनिटर को हम और आप, मॉनिटर जो होता है हमारा, उसे हम और आप वीडीयू या वीडीटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है मेरे भाई, प्लॉटर कैसा होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सब चीजों की फोटो दिखाऊंगा, प्रॉपर उनका यूज बताऊंगा, क्या होता है, कहां पर होता है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, सब। बस पेशेंसली चीजों को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले एक नाम आता है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर कैसी डिवाइस है आपकी? तो हम और आप कहेंगे भैया मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। ठीक है, अच्छा, कई बार ऐसा होगा आपको कि मॉनिटर की जगह पे आपको वीडीयू लिखा हुआ मिलेगा, तो वो भी सही है, क्योंकि मॉनिटर को ही हम वीडीयू या वीडीटी भी कहते हैं। अब वीडीयू की फुल फॉर्म क्या है ना। अब अगर हम बात करते हैं, यहां पर मैं लिख दिया कि मॉनिटर को वीडीयू या वीडीटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडीयू या फिर इस वीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ध्यान देंगे, वी डी यू। ठीक है, वीडीयू, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी हमारी? विजुअल विजुअल डिस्प्ले
विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये तो होती है वीडीयू की फुल फॉर्म। सेम, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अगर आपसे वीडीटी के बारे में पूछ ले कि वीडीटी की फुल फॉर्म क्या होगी, तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ टी की जगह पे टर्मिनल कर देना है। तो हम और आप कहेंगे कि विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। क्या कहेंगे हम और आप? तो हम और आप कहेंगे भैया विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, ये जो है हमारी वीडीटी की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो अगर कहीं पर आप मॉनिटर आंसर ढूंढ रहे हो और वहां पर मॉनिटर ना हो, तो वहां पर आप वीडीयू या वीडीटी को भी देख सकते हैं, ये एक ही बात है, बिल्कुल भी अलग बात नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, एक सवाल पूछा जाता है कि जो मॉनिटर का साइज होता है वो कैसे मापा जाता है ना, उसे कैसे मापा जाता है? जैसे आप लोग देखते होंगे दिवाली पर आपके हमारे घर पे कई बार एलईडी एलसीडी हम लोग खरीदते हैं, या जब आपकी जॉब हो जाएगी फिर आप एक सुंदर सा घर बनाएंगे, नया एक होगा आपके पापा का, लेकिन आपको एक खुद भी बनाना है मेहनत करके अपने घर वालों के लिए, है ना। तो आप बनाओगे तो भैया एक एलईडी लाओगे, एलसीडी लाओगे, है ना। तो आप उस टाइम पर सोचते हो यार एक काम करते हैं 36 इंच की लाते हैं, फिर आपकी वो घरवाली कहेगी नहीं भैया, नहीं भैया तो नहीं कहेगी, वो कहेंगी कि एक काम करो 50 इंच की लाओ, है। तुम कहोगे हाँ पैसा का पेड़ पे उग रहे हैं, 150 इंच की लाऊं। तो ये जो इंच होता है कि 36 इंच की एलईडी चाहिए कि 38 इंच की चाहिए कि 32 इंच की चाहिए कि 50 इंच की चाहिए, तो ये इंच कैसे मापे जाते हैं, मतलब किस तरह से, क्या ऐसे करके मापा जाएगा, कैसे? तो हम और आप कहेंगे कि भैया जी जो इंच है इसके वो मापे जाते हैं डायगनली, इस तरह से, इस तरह से ये मापा जाता है कि ये हमारा कितने कितने इंच की आपकी ये एलईडी एलसीडी मॉनिटर जो भी कुछ आप खरीद रहे हैं वो होंगी। ठीक है ना, तो ये क्या है हमारा डायगनली मापा जाता है, इस बात को याद रखेंगे, बहुत कॉमन सी बहुत छोटी सी बात है। ठीक है जी, है ना, विकर्णाकार जिसे हम हिंदी में कह रहे होते हैं, विकर्णाकार। ओके, तो आप कहेंगे कि मॉनिटर का आकार विकर्णाकार मापा जाता है, मॉनिटर साइज इज मेजर्ड इन डायगनली। ओके, शुरुआती टाइम पर मॉनिटर का आविष्कार किसने किया था? तो हम और आप कहेंगे कि कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन, इनका नाम कभी नहीं पूछा जाता, बस आपको एक बार एटलीस्ट पता होना चाहिए। अब मॉनिटर के दुनिया भर के अलग अलग टाइप मौजूद हैं बाजार में, है ना, बहुत अलग अलग टाइप के मॉनिटर हैं। आप देखते होंगे, आप सभी ने बचपन में, अगर मैं आज से चलूं पीछे 15 से 20 साल पीछे चलूं, तो आप सभी ने अपने घर पर, है ना, तो आप देखेंगे कि आपने अपने घर पर एक एलसीडी देखी, मतलब टीवी देखी होगी आपके हमारे घर पर, जो पुराने टाइम की टीवी हुआ करती थी, तो वो इतनी भारी होती थी, इतनी बड़ी होती थी, पीछे की तरफ ऐसे पीछे की तरफ पार्ट होता था, बहुत भारी होती थी, है ना, और उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खास नहीं होती थी। या आप पुराने टाइप के मॉनिटर भी देखोगे, अगर आज से 20 साल पहले अगर आपने मॉनिटर देखा होगा, अब आप में से एक आध भाई कहेगा कि सर 20 साल पहले तो मैं था ही नहीं, है। तो भैया ऐसे भी कुछ लोग होंगे हमारे साथ, है ना, और कुछ ऐसे होंगे जो हमारी तरह बूढ़े हो चुके होंगे, 27-28 साल के हो चुके होंगे। ठीक है, तो सब तरह के भैया लोग हैं, है ना, कई काफी सारे मुझसे भी बड़े भाई होंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं कि पहले के टाइम पे जो एलसीडी एलईडी होती थी, मतलब पहले टाइम पे जो टीवियां हुआ करती थी वो भी मॉनिटर के ही टाइप में आती थी। तो कौन कौन से टाइप है, और आज के टाइम पर जो एलसीडी एलईडी चल रही है, इनमें से कौन सी अच्छी मानी जाती है, क्या क्या है, तो एक एक करके इन सभी के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, इससे पहले हमें एक चीज ये समझनी होगी कि रेजोल्यूशन क्या होता है। जो मॉनिटर होते हैं ना हमारे, इनमें एक शब्द यूज होता है रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन क्या चीज होती है समझेंगे कि रेजोल्यूशन का तात्पर्य चित्र में उपस्थित पिक्सल्स की संख्या से है। अधिक पिक्सल्स होने पर रेजोल्यूशन और चित्र की गुणवत्ता बेहतर होती है। मतलब रेजोल्यूशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन एन इमेज, मोर पिक्सल्स मीन हायर रेजोल्यूशन इन एंड बेटर इमेज क्वालिटी। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, है ना भैया, कोई बुरा मत मान जाना, मैंने कह दिया कि 27-28 साल के हमारे जैसे बूढ़े हो गए, तो जो मुझसे एक साल बड़े होंगे वो भाई कहेंगे लो हमसे बुढ़ा कह दिया। नहीं भाई, एक मजाक वाली बात है। ठीक है, आप समझेंगे यहां पर कि अगर मैं बात करता हूं किस चीज की, देखो आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब आप YouTube पर क्लास देखते हैं या आप यहां पर भी देखते हैं, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। रेजोल्यूशन का एक ऑप्शन आता है वीडियो क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, है ना। रेजोल्यूशन का एक ऑप्शन आता है आपके पास, और उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं 144p, 240p, 360p, 720p, 720p, 1080p। ठीक है, और इस तरह से आपके अलग अलग, इन पी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस पी, है ना, व्हाट इज दिस पी, ये पी होता क्या है आपका।
तो हम यहां पर समझेंगे इस पी का मतलब होता है पिक्सल्स, ठीक है, पिक्सल्स। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये जो 144p जब आप करोगे तो भाई साहब मैं एकदम धुंधला धुंधला सा दिखूंगा तुम्हें, है ना। लेकिन 240 करोगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, 360 करोगे तो और ही क्लियर हो जाएगा, 720 करोगे तो और ही क्लियर हो जाएगा, 1080 पे तो भैया तुम कभी कभी कोई कोई गाने की वीडियो देखते हो, बढ़िया है, एकदम चकाचक एकदम सुंदर सी दिखे 1080 पिक्सल्स पे करके। नेट ज्यादा खपता है ना, 2160 पिक्सल्स, 4000, तो जितनी ज्यादा आपके पिक्सल्स बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा क्वालिटी बढ़ती चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक बात सोचो, देखो जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, हो सकता है यहां से सवाल एज इट इज ना आए, लेकिन एक समझ पैदा करने के लिए इन चीजों को समझना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि कई बार सवाल एज इट इज जो मैंने बातें पढ़ाई है वहां से नहीं आएगा, लेकिन जो मैंने आपको और भी चीजें बताई उस समझ अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, पैदा कर लिया, तो वहां से आपको चीजें देखने के लिए मिलेंगी, है ना। तो आप समझेंगे कि जैसे देखो, मान लो आपने मुझसे कहा कि सर तुम्हारे पास मात्र 20 बिंदी हैं, 20 डॉट हैं, और इसमें आपको क्या लिखना है? ए लिखना है। अब 20 डॉट में मैं ए कैसे लिखूंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब क्योंकि मेरे पास जो पिक्सल्स हैं उनकी संख्या कैसी है? कम है, तो भाई ये ऐसे ऐसे लिखा जा रहा है, मतलब फटा फटा सा दिख रहा है। लेकिन अगर तुम मुझसे कह दो कि सर जाओ जी लो अपनी जिंदगी, तुम्हारे पास 1080 पिक्सल्स हैं, अब सोचो, अब 1080 पिक्सल्स में मुझे लिखना है तो पिक्सल्स इतने करीब 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 होंगे कि तुम्हें एकदम परफेक्शन के साथ वो चीज उतनी ज्यादा क्लियरिटी के साथ दिखाई देगी। तो इसलिए कहा जाता है कि जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे, आप देखेंगे कभी कभी जो फोटो होता है जब हम उसे बहुत जूम करते हैं, जूम करते ही रह जाते हैं, तो वहां पर ऐसे छोटे छोटे डिब्बे से बने हुए दिखते हैं फिर, है ना। तो ये पिक्सल्स होते हैं, जितने ज्यादा अधिक पिक्सल्स होंगे उतनी ही ज्यादा अच्छी आपकी क्वालिटी होगी, ठीक है। बिल्कुल वही चीज है, इसी बात को रेजोल्यूशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं मान लो 5 डॉट पर इंच है के हिसाब से है ना, डीपीआई मतलब होता है डॉट्स पर इंच। तो आप देखेंगे कि ये आपका ये सर्कल बना है, लेकिन वो सर्कल कैसा दिखाई दे रहा है तुम्हें? चौकोर चौकोर डिब्बे सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर यहीं पर 10 डॉट पर इंच हो जाते किसी सर्कल को बनाने में, तो आप देखोगे थोड़ा और क्लियर हो गया। अच्छा 20 डॉट पर इंच, 72 डॉट पर इंच, तो आप देखो एकदम परफेक्ट सर्कल हो गया, और 300 डॉट पर इंच पे और ज्यादा परफेक्ट हो गया। है ये सारे के सारे सर्कल ही, लेकिन जितने ज्यादा कम पिक्सल्स होंगे उतना ज्यादा ये फटा हुआ हमें दिखाई देगा। आप देखते हैं फोटो फट जाता है, छोटा साइज से बड़ा करेंगे तो फोटो फट जाता है पिक्सल्स की वजह से। ऐसे ही आप यहां पर देखो, ये लो रेजोल्यूशन में दिखाया है आपको तो ये फट रहा है फोटो, ये हाई रेजोल्यूशन में दिखाया है। हो सकता है ये आपको वहां पे आप क्योंकि कैमरे के थ्रू जा रहा है तो दोनों ही एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन देखो ये ब्लर हो रहा है, क्योंकि यहां पर कम पिक्सल्स हैं और यहां पर ज्यादा पिक्सल्स हैं। ये 300 डॉट्स पर इंच है, ये 72 डॉट पर इंच है। तो जिसमें जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे, जितने ज्यादा पिक्सल्स पर इंच होंगे, उतनी ही ज्यादा क्या है क्वालिटी हमारी अच्छी आती है। इसीलिए जब आप मुझे 144 पिक्सल्स पर देखते हैं तो मैं भी भैया ऐसे फटाफटा सा दिखता हूं, जब आप इसकी क्वालिटी बढ़ा लेते हो तो ज्यादा दिखने लगते हैं। तो रेजोल्यूशन क्या चीज होती है, बात समझ में आ गई। जितने अधिक रेजोल्यूशन होंगे, जितना अधिक रेजोल्यूशन होगा, जितने अधिक पिक्सल्स होंगे, उतनी ही अधिक अच्छी क्वालिटी आपकी आएगी। कोई दिक्कत नहीं है इतनी बात में। चलो इसके बाद अगर मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ मॉनिटर की, किसकी? बिल्कुल ओके हिमांशु भाई, थैंक यू, है ना। हम देखेंगे यहां पर कि अगर मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ मॉनिटर की, मॉनिटर के प्रकार की, तो एक सबसे पहला मॉनिटर आता है जिसका नाम था CRT मॉनिटर, जिसकी बात अभी मैं कुछ समय पहले आपसे कर रहा था कि जो लोग आज से 15-20 साल पुराने हैं तो उनके घर पर पुराने टाइप के जो टीवी मॉनिटर होते थे वो कुछ ऐसे होते थे। दिखाई दे रहे हैं आपको? मैं दिखा देता हूं और बड़ा करके। तो इनके पीछे की तरफ पेट निकला होता था, है ना, दुनिया का आगे निकलता है, इनमें क्या पीछे की तरफ काफी पार्ट निकला हुआ होता था काफी, और इनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खास नहीं होती थी, है ना।
ऐसी, लेकिन उस समय पर जब कुछ था ही नहीं तो उस टाइम पर ये भी बहुत बढ़िया था। अब इसमें समस्या क्या आती थी कि एक तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, फिर पता चला कि कोई जैसे एक टीवी लगी है गांव में, क्या होता था टीवी लगी है, अब भैया गांव में पहले बहुत पुराने अगर मैं कहूं तो एक आध घर में ही टीवी होती थी, अब अगल बगल के भी आ गए, मूवी चल रही है भाई साहब 25-30 लोग बैठ के मूवी देख रहे हैं, अब कोई कहीं बैठा है कोई कहीं बैठा है, अब सबके एंगल एक जैसे तो परफेक्ट बैठेंगे नहीं, तो उन्हें दिखाई नहीं देता था, उन्हें जो चेहरा है लाल रंग की जगह ब्लैक सा दिखाई देने लगता था। ठीक है, तो इन सब का सॉल्यूशन आगे हुआ, धीरे धीरे करके बताऊंगा। तो ये जो मॉनिटर होते हैं आपके हमारे, इन्हें हमारा आप सीआरटी मॉनिटर कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, ये भारी होते थे, इनमें वजन अधिक होता था। देखो कुछ बातें ऐसी होंगी जो लिखोगे नहीं लेकिन फिर भी समझ में आएंगी। वजन अधिक होता था, क्वालिटी खराब होती थी, लाइट अधिक खाते थे, है ना, लाइट ज्यादा लेते थे, ज्यादा लाइट खाते थे, तो इनमें कुछ कमियां थी। सीआरटी मॉनिटर यानी कि कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर हम और आप इसे कहते हैं। सीआरटी की फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब। ठीक है भैया। अच्छा, अब ये अगर मैं किसी और परीक्षा के लिए पढ़ा रहा होता तो मैं बस इतना ही पढ़ा था, लेकिन क्योंकि मैं आपके एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं तो यहां पर ना इनसे रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी सवाल पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था, है ना। चलिए, तो यहां पर हम देखेंगे कि सीआरटी यूज टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन बीम टेक्नोलॉजी का प्रयोग सीआरटी मॉनिटर के अंदर किया जाता था। इलेक्ट्रॉन बीम टेक्नोलॉजी यूजेस फॉस्फर कोस्टेड स्क्रीन, फॉस्फर कोस्टिंग स्क्रीन पर फॉस्फर कोस्टिंग का यूज किया जाता था। और इलेक्ट्रॉन गन फायर्स बीम टू क्रिएट इमेजेस, इलेक्ट्रॉन गन से बीम निकलकर चित्र बनाती हैं आपकी। तो आप देखते होंगे, आपने सुना होगा पिक्चर ट्यूब डलती थी, है ना, अगर आप कभी मॉनिटर सही कराने जाते तो पिक्चर ट्यूब वगैरह होती थी, तो बिल्कुल कुछ इसी तरह से होती थी फास्फोरस स्क्रीन। ये पूरा डिटेल में नहीं जाना आपको इसके में, हाँ बस ये जरूर जानना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन बीम तकनीक का प्रयोग होता था, स्क्रीन पर फास्फोरस की कोटिंग होती है और इलेक्ट्रॉन गन से बीम निकलकर चित्र बनाती है। आपसे सवाल कुछ इसी लैंग्वेज में पूछा जाएगा, बताओ वह मॉनिटर का कौन सा टाइप है जिसमें इलेक्ट्रॉन गन से बीम निकलकर चित्र बनाती है, जिसकी स्क्रीन पर फास्फोरस की कोस्टिंग होती है और जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो यह सवाल आपको देखने में बड़ा खतरनाक सा बन गया, जबकि यह सवाल अब आपके लिए आसान है, आपको इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम का प्रयोग, फास्फोरस कोटिंग और इलेक्ट्रॉन गन से बीम निकलकर चित्र बनाती है। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्या है हमारा, ये तो हो गया मॉनिटर, ये तो हो गया हमारा सीआरटी मॉनिटर। लेकिन मैंने आपसे कहा इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, भारी बहुत होते थे, लाइट बहुत ज्यादा खाते थे, ऐसी ऐसी समस्याएं हमारे और आपके सामने आने लगी। तो इन समस्याओं का समाधान क्या हुआ कि एक अपडेटेड वर्जन आया जिसे नाम दिया गया एलसीडी मॉनिटर। इसी का एक और अपडेटेड वर्जन आया जिसका नाम दिया गया एलसीडी मॉनिटर। या यूं कह सकते हैं कि किसी ने इससे कहा कि तुम तो मोटे हो, तो इसने क्या करा, जिम ज्वाइन कर ली, और जिम ज्वाइन करके जो उसके पीछे की तरफ पार्ट निकला था, जो वजन ज्यादा था, इसने अपना वजन कम कर लिया और ये एकदम स्लिम हो गया, एकदम पतला हो गया। एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हमारा आप कहेंगे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है। क्या होगी? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है। आप सभी ने, ये हमारी एलसीडी है और उसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज होता है, तो हम याद रखेंगे कि लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी का यूज इसमें होता है, नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। ठीक है, दूसरा एलईडी बैकलाइट का प्रयोग होता है। ठीक है, सीएफएल और एलईडी जो बैकलाइट्स होती हैं उनका इसमें प्रयोग होता है और लिक्विड क्रिस्टल प्रकाश को कंट्रोल करते हैं। इनका यूज ऑफिस में, स्कूल में, घरों पर किया जाता है। आज भी आप और हम इन्हें अपने घर पर लाते हैं, ये प्रचलन में है। ठीक है, अच्छा, जब सीआरटी से ये आई तो फायदा क्या हुआ, तो कुछ फायदे ऐसे हैं जो लिखो मत लिखो, आपको पता होने चाहिए कि वजन कम हो गया, वजन कम हो गया, क्वालिटी बढ़ गई, जगह कम घेरने लगे, जगह कम घेरने लगे, है ना, लाइट भी कम यूज होने लगी, लाइट कंजप्शन कम होने लगा। तो ये कुछ इनके आने से लाभ हो गए, है ना, ये क्या हो गए मेरे भाई, ये कुछ इनके आने से हमारे लाभ हो गए। ठीक है भैया, ओके।
आगे अगर हम बढ़ते हैं इसके बाद, इसमें बस आप याद रखना कि लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी का यूज होता है, बैकलाइट एलईडी बैकलाइट का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। आप और हम इन्हीं का यूज सबसे ज्यादा प्रेजेंट में कर रहे हैं, क्यों वो बताऊंगा। फिर क्या हुआ कि एलसीडी से भी ज्यादा एक और अपडेटेड वर्जन आया जिसे नाम दिया गया एलईडी। अब आपके मन में एक सवाल बहुत तेजी से उठेगा कि एलसीडी और एलईडी में अंतर क्या है। तो पहले मैं एलईडी के बारे में बताऊंगा, फिर इनके अंतर के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो हम ध्यान से देखेंगे। अगला नाम है एलईडी। अब एलईडी की फुल फॉर्म क्या है जी? तो हम और आप कहेंगे लाइट इमिटिंग डायोड होती है। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होगी मेरे भाई? तो हम और आप कहेंगे कि एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें एलईडी बैकलाइट तकनीक का प्रयोग होता है, ठीक है। एलईडी लगी होती है बैकलाइट के तौर पर इसमें, और एडवांस फॉर्म ऑफ एलसीडी। ये जो एलईडी है ये एलसीडी का भी एक अपग्रेडेड वर्जन है ना, एक अपग्रेडेड वर्जन है। और हम कहेंगे एज लिट या फिर फुल एरे एलईडीज का प्रयोग इसमें किया जाता है, यूज्ड इन मॉडर्न डेस्कटॉप, लैपटॉप, गेमिंग करने वाले जो सिस्टम होते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर मैं अंतर की बात करूं तो देखो, इसमें फिर से वही वजन और कम हो गया, लाइट और कम खाने लगे, है ना, लाइट और कम खाने लगे, स्थान भी और कम घिरने लगे, है ना, वजन कम, क्वालिटी और ज्यादा अच्छी बढ़ गई एलईडी में। फिर मेजर अंतर क्या है इन दोनों में? फिर मेजर अंतर क्या है इन दोनों में? तो आप देखो मेजर अंतर क्या है। कई बार ऐसा होता होगा कि जैसे आपसे किसी ने कहा, आपके फूफा ने कहा आपसे कि लाला तेरी शादी हो रही है या लाली तेरी शादी हो रही है, तेरी शादी में एलसीडी या एलईडी मेरी तरफ से गिफ्ट है, बता तुझे क्या चाहिए, है ना। अब लाली को या लाला को जो पता ही नहीं थी कि एलईडी और एलसीडी में अच्छी क्या होती है, उन्होंने कहा जो तुझे अच्छी लगती है वो मंगा ले। अब भाई साहब लाली ने कह दिया कि फूफा जी एलईडी नहीं एलसीडी ज्यादा अच्छी होती होगी, एलसीडी दे देना। तो भैया तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एलसीडी ज्यादा बेहतर होती है या एलईडी ज्यादा बेहतर होती है, कौन सी महंगी आती है, समझो। तो ये उतारना नहीं है आपको, ये सिर्फ समझने के उद्देश्य से है कि इनमें बहुत कॉमन सा अंतर होता है। वो अंतर है क्या एलसीडी और एलईडी में, ठीक है। क्योंकि आप और हम कभी एलईडी बोल देते हैं, उसी को हम एलसीडी बोल देते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है, समझो। देखो एलईडी जो होती है इसमें कॉन्ट्रास्ट रेशियो हाई होता है जबकि एलसीडी में मीडियम होता है। एलईडी में मीडियम व्यूइंग एंगल होता है जबकि एलसीडी में लो व्यूइंग एंगल होता है, ठीक है। चलिए, तो अब इस व्यूइंग एंगल का मतलब क्या है? इस व्यूइंग एंगल का मतलब यह है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लो यहां टीवी है, ठीक है, यहां टीवी लगी है और गांव में एक कोई बड़ा सा हॉल है, 20 लोग मूवी देख रहे हैं। अब 20 लोग इसके परफेक्शन के साथ तो बैठे नहीं होंगे एंगल से, कोई इधर कोने में बैठा होगा, कोई इधर कॉर्नर में बैठा होगा, कोई बिल्कुल टीवी के पास ही बैठा होगा, है ना। तो जो कई बार क्या होगा कि जो एकदम अलग एंगल में बैठा है उसे जो चल रही है ना मूवी या जो भी कुछ, वो क्लियर नहीं दिखाई देगा क्योंकि लो एंगल है। लेकिन जब आप एलईडी ले आओगे तो मीडियम व्यूइंग एंगल, यानी कि आप इससे थोड़ा सा सुधार होगा, आप कहीं से भी बैठकर देखो आपको क्लियरिटी के साथ चीजें दिखाई देंगी, ठीक है भैया। एलईडी महंगी होती है और एलसीडी सस्ती होती है, ठीक है। ये लाइट कम खाती है, ये इससे एलसीडी जो है ये इससे थोड़ी ज्यादा लाइट खाती है, ठीक है। ये जो एलईडी है हमारी ये फास्टर रेस्पॉन्स वाली होती है और जो एलसीडी है ये स्लो रेस्पॉन्स करती है। इसमें जो कलर है वो एक्यूरेसी ज्यादा होती है जबकि इसमें कलर की एक्यूरेसी कम होती है। ये बहुत पतली होती है, ये इससे थोड़ी सी ज्यादा मोटी होती है। तो ये एक अंतर होता है हमारा एलसीडी और एलईडी में। अगर मैं बात करूं महंगी कौन सी है या ज्यादा बेहतर कौन सी है, तो हम और आप कहेंगे कि जो ज्यादा बेहतर है, हाँ बिल्कुल ये बात हुई, बिल्कुल आप बढ़िया तरह से समझ गए। भाई कह रहे हैं साइड वाले को भूत से दिखाई देते हैं। सर बिल्कुल यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा हम पहले के टाइम पे क्या है कि फोटो छपवाते थे तो उसके साथ एक और फोटो आती थी, है ना, उसमें भूत जैसे लगते थे, बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता। तो ये व्यूइंग एंगल का कमाल होता है, ठीक है। तो एलईडी एलसीडी में एलईडी ज्यादा बेहतर है, ओके। इसके बाद एक अगला नाम आता है हमारा आपका ओएलईडी। कौन सा? एक अगला नाम आता है मेरे भाई हमारा आपका ओएलईडी। ओएलईडी की फुल फॉर्म क्या है? तो हम कहेंगे ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ये क्या है जी? तो ये ऑर्गेनिक एलईडी यानी कि सेल्फ इमिसिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है। सेल्फ इमिसिव ये शब्द आपको ऐसे ही याद रखना होगा, इसकी हिंदी वगैरह आपको याद नहीं रखनी क्योंकि जो चीजें जैसे पूछी जाती हैं वो चीजें आपको वैसे ही पढ़नी है, ठीक है। इसमें बैकलाइट की जरूरत नहीं होती,
ठीक है, और प्रत्येक पिक्सल स्वयं प्रकाश देता है, प्रत्येक पिक्सल खुद आपका प्रकाश देगा। इसका प्रयोग प्रीमियम मॉनिटर, हाई एंड गेमिंग जो होती है, हाई क्वालिटी की जो गेमिंग होती है ना, प्रोफेशनल जो वीडियो एडिटर होते हैं, जो मूवीज वगैरह को एडिट करते हैं, है ना, उन सभी चीजों के लिए, है ना, तो उन सभी चीजों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ओएलईडी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक होता है प्लाज्मा मॉनिटर। वैसे जो मुख्यतः सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो शुरू के 3 है जो मैंने आपको बता दिए, है ना, बिल्कुल। इसके अलावा हम बात करते हैं, एक होता है प्लाज्मा मॉनिटर। कौन सा, प्लाज्मा मॉनिटर। तो ये प्लाज्मा सेल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है, ठीक है। इसमें आयनाइज्ड गैस का प्रयोग होता है, नियोन और एक्सनॉन करके, और यूवी किरणें फॉस्फर को चमकाती हैं, और इसका प्रयोग लार्ज डिस्प्ले स्क्रीन वगैरह पर हमारा किया जाता है। किसका, प्लाज्मा मॉनिटर का प्रयोग। कौन सी गैस यूज होती है प्लाज्मा मॉनिटर में, तो आयनाइज्ड गैस का इसमें प्रयोग किया जाता है। अभी आपको लग रहा होगा इतनी सारी कैसे याद होंगी, तो इनको शॉर्ट में मैं एक टेबल के माध्यम से भी आपके सामने रखने वाला हूं, ठीक है। चलो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक होती है हमारी टच स्क्रीन मॉनिटर। कौन सा, टच स्क्रीन मॉनिटर। तो मेरे भाई इसमें रेजिस्टिव टच के द्वारा टेक्नोलॉजी का यूज होता है, कैपेसिटिव टच और इंफ्रारेड वेव्स, इन तकनीक का प्रयोग इसमें किया जाता है। सरफेस ऑक्टेव वेव का प्रयोग और इंफ्रारेड वेव्स का प्रयोग इसमें किया जाता है। प्रयोग आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल फोन्स में, एटीएम, स्मार्टफोन्स, कियोस्क, पीओएस मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो मैंने बताई थी पेमेंट के लिए, आप वहां पे तुरंत ऐसे कर देते हो, है ना। या फिर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कियोस्क लगे होते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, मेट्रो पर जब आप जाते हैं, ठीक है, वहां पर ये होता है। एटीएम्स में आप टच करते हैं, तो ये हमारी टच स्क्रीन मॉनिटर हो गई, ठीक है जी, ओके। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो इनकी बस आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, बहुत ज्यादा गहराई में यहां से नहीं पूछी जाती चीजें। टीएफटी एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हमारा आप कहेंगे थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। एलईडी की फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड, तो ये भी मॉनिटर का ही एक प्रकार है। एक होता है एएमओ एलईडी। तो भाई ओएलईडी तो मैंने बता दी तुम्हें, ठीक है। अब एमओएलईडी पूछेगा तो मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ए और जोड़ देगा तो एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। तो ये क्या है मेरे भाई, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ये हमारे कुछ मॉनिटर के उदाहरण है। कुछ 3D मॉनिटर होते हैं जो आप 3D मूवी देखने जाते हो चश्मा लगा करके, जिससे कि तुम्हें ऐसा लगता है कि एकदम से चील आई तो तुम्हारे मुंह पे ही आकर के गिरेगी, होता है ऐसा। तो वो हमारे तो कुछ 3D मॉनिटर होते हैं। मॉनिटर के बारे में हमें बस इतनी ही जानकारी लेनी है। मुझे एक बार यस करके मुझे आप सभी बताएंगे कि क्या यहां तक की बातचीत आपको क्लियर है और यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी या समस्या तो नहीं है। प्लीज एक बार आप मुझे कंफर्म करें, है ना। सभी दोस्त बताएंगे भाई यहां तक की बातचीत क्लियर है, एक बार यस करके बताएंगे। फिर मैं एमसीक्यूज भी कराऊंगा आपको। अभी हम कुछ और भी मॉनिटर, अभी हम कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में और भी जानेंगे, फिर एमसीक्यूज भी करेंगे, सभी चीजें अच्छे से करेंगे, है ना। अभी इतना जो मैंने थोड़ा आपको बताया ये आपको समझ में आ गया अच्छे से, याद नहीं हुआ होगा 100%, मैं जानता हूं। 40% आया, ओके, ओके की रिपोर्ट है, बहुत बढ़िया जी। चलो अच्छा, अब एक सवाल आता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि ये तो है एक मॉनिटर, ठीक है, ये है एक सीपीयू, ये है एक सीपीयू, ठीक है। अब आप कहेंगे कि एक केबल होती है जो मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करती है भाई, है ना, तभी तो हमारे जो सीपीयू का डेटा है वो मॉनिटर में एज आउटपुट हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो हम देखेंगे सर ओवरलैप हो रहा है। बहन अगर इतनी जल्दी ओवरलैप कराओगी तो फिर आप इस गला काट कंपटीशन में कैसे टिक पाओगी बताओ, है ना। इतनी जल्दी ओवरलैप नहीं करते। अगर यही क्लास मेरी 1.5-2 घंटे की हो गई होती तो मुझे समझ आता कि हाँ शायद ओवरलैप हो रहा होगा, लेकिन 30 मिनट में ओवरलैप हो रहा है तो फिर समस्या वाली बात है ना। तो थोड़ा सा आपको एफर्ट्स डालने होंगे, ओवरलैप होने के बाद भी आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सीपीयू को मॉनिटर से जोड़ने के लिए कुछ अलग अलग केबल्स का यूज आपका हमारा किया जाता है। कौन कौन सी केबल्स होती हैं, तो आप देखेंगे कि मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करने वाली केबल्स को पहले शुरुआती दौर में वीजीए केबल यूज होती थी। इसकी फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है। एक डीवीआई केबल भी यूज होती थी, डिजिटल विजुअल इंटरफेस। एक एचडीएमआई केबल यूज होती है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई
डेफिनेशन मल्टीमीडिया, आज के टाइम पर ये HDMI ज़्यादा यूज़ हो रही है ना। आज के टाइम पर जो HDMI केबल है हमारी, ये ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो VDU की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ठीक है सर, CPU आउटपुट है या इनपुट? ना आउटपुट है ना इनपुट है, एक प्रोसेसर है CPU। ठीक है, चलो तो हम कहेंगे जो HDMI केबल है, जो HDMI केबल है ये क्या है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। और इन सभी केबल्स का प्रयोग मॉनिटर को आपके CPU से, मॉनिटर को CPU से जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे ये होती है हमारी HDMI केबल, ये है हमारी VGA केबल। VGA केबल में 15 पिन होती हैं। ये चीजें जब मैं आपको और आगे पोर्ट्स के बारे में पढ़ाऊंगा अलग अलग, तब फिर मैं आपको इसके बारे में यहां पर बता रहा हूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं। अच्छा, अभी मैंने आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बताई। देखो जनरली अगर आपको याद करना है तो सिर्फ इतना कि मॉनिटर के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो एक तो होता है हमारा CRT मॉनिटर, एक होता है हमारा LCD, एक होता है LED, एक होता है OLED, एक होता है AMOLED, एक होता है MLED, टच स्क्रीन, प्लाज्मा मॉनिटर, ये कुछ टाइप है। तो इनके नाम याद रखने में तो कोई समस्या है ही नहीं। जो समस्या है सारी वो है इनकी टेक्नोलॉजी याद रखने में। तो क्यों ना कुछ ऐसा कर दिया जाए कि सारी टेक्नोलॉजीज को एक साथ दे दिया जाए जिससे कि आपको समझने में, याद करने में आसानी हो। बिल्कुल, आइए तो आप देखेंगे यहां पर कि मॉनिटर के जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं उनमें से मैंने एक लिया सबसे पहले, जिसका नाम है आपका हमारा CRT मॉनिटर। तो इसमें किस तकनीक का प्रयोग होता है? इलेक्ट्रॉन बीम का तकनीक का प्रयोग होता है। बिजली खपत बहुत अधिक खाता था, मोटाई बहुत ज्यादा मोटा होता था, लागत कम, सस्ते होते थे। LCD में लिक्विड क्रिस्टल का प्रयोग होने लगा, बिजली थोड़ी कम खाने लगा, पतला हो गया और लागत भी कम ही रही, थोड़ी उससे ज्यादा हो गई। LED की अगर मैं बात करता हूं तो लाइट इमिटिंग डायोड, और इसमें क्या है, बैकलाइट के तौर पर LED लगी होती थी। लाइट और कम खाने लगा और पतला हो गया, लेकिन रेट प्राइस बढ़ गई, है ना, मध्यम हो गई। ठीक है जी, ओके। इसके बाद हम देखेंगे OLED। तो इसमें ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड का प्रयोग किया गया और लाइट की खपत और कम हो गई और ज्यादा पतला हो गया और लागत बढ़ गई भैया। प्लाज्मा आयनाइज्ड गैस का प्रयोग इसमें किया जाता है। बिजली खपत बहुत अधिक, बिजली खपत इसमें अधिक होती है, मोटा होता है और ये क्या है, लागत इसकी अधिक होती है। ठीक है भाई, ठीक है दोस्त। तो यहां पर अब आपको ये चीजें तो याद रखनी ही नहीं है, ना ही ये पूछी जाएंगी। ये तो एक जनरली बात है भैया, जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं तो सुधार हो रहा है। बस जो याद रखने वाले पॉइंट्स हैं ये 5 हैं। आपको टाइप्स ऑफ मॉनिटर में CRT, इलेक्ट्रॉन बीम टेक्नोलॉजी, LCD, ये बस इतना याद रखना है। तो अब काफी हद तक चीजें शॉर्ट हुई, काफी हद तक चीजें आसान हुई आपके लिए। यस और नो? बिल्कुल, उम्मीद है हो गई होंगी। इसके बाद कुछ केबल्स के जो मैंने आपको नाम बताए कि जिन केबल्स का यूज किया जाता है, उन केबल में भी क्या खास बात है। आज के टाइम पर आप और हम जो HDMI केबल का यूज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं उसे समझो। तो आप देखो कि जो VGA केबल है ये सिर्फ एनालॉग सिग्नल पर ही काम करती थी और ये ऑडियो को सपोर्ट नहीं करती थी। यानी कि आपने देखा होगा कि जो पुराने समय के मॉनिटर होते थे उनमें आवाज नहीं आती थी, अलग से स्पीकर लगाना पड़ता था। ठीक है, बिल्कुल, पुराने सिस्टम। फिर DVI केबल आई, ये डिजिटल और एनालॉग दोनों सिग्नल को सपोर्ट करने लगी LCD LED वगैरह में, लेकिन ऑडियो को सपोर्ट ये नहीं करती थी। फिर आई HDMI केबल। इसकी जो खास बात है वो ये है कि HDMI केबल और जो मॉनिटर फिर हमारे आने लगे, उन्हें क्या कहा जाने लगा, उन्हें मेरे भाई वो ऑडियो सपोर्ट करने लगे। टीवी मॉनिटर में इनका यूज होता है, टीवी से आवाज आती है, कोई अलग से स्पीकर नहीं चाहिए होता। ठीक है, आज के टाइम के जो मॉनिटर आ रहे हैं उनमें अलग से कोई तुम्हें स्पीकर नहीं चाहिए, मेरे वाले मॉनिटर में भी आवाज मॉनिटर से ही आती है। ठीक है, डिस्प्ले पोर्ट ये डिजिटल होता है और इसमें ऑडियो सपोर्ट होती है, गेमिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे यहाँ पर अलग अलग पोर्ट हैं जो हमारे अलग अलग केबल्स हैं जो यूज होती हैं, किस लिए, CPU को मॉनिटर से जोड़ने के लिए। ठीक है भाई, चलो
यहां तक हमने अपने मॉनिटर वाले चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से कवर कर लिया, क्योंकि यही थोड़ा मतलब वैसे पूछा जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि मॉनिटर कैसा आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट तो है लेकिन हार्ड कॉपी आउटपुट है या सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, तो आपका जवाब क्या होने वाला है बताएंगे एक बार। मॉनिटर इज अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट, तो आप और हम कहेंगे कि मॉनिटर इज अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, क्योंकि इसके द्वारा जो आउटपुट दिया जाता है उसे हम हाथ से टच नहीं कर सकते, उसे हम और आप हाथ से टच नहीं कर सकते। ठीक है भाई, क्लियर? आगे बढ़ जाए। अब जो हम आगे कुछ और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, तो वे आउटपुट डिवाइसेस आपकी बस एक एक लाइन की हैं, है ना, उनके बारे में बहुत विस्तार में नहीं जाना, बस हमें पता होना चाहिए कि ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, स्पीकर कैसी डिवाइस है जी? तो आप और हम कहेंगे कि ये क्या काम करता है, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम करता है। कैसे? तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम करता है, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। और ये कैसी डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है हमारी। क्यों भाई? हर वो डिवाइस जो आपको कुछ दे रही है आउटपुट है भाई, ये हमें साउंड देती है, आवाज देती है। आप लोगों ने देखा होगा गांव वगैरह में जब तुम जाओगे किसी शादी ब्याह में, तो भाई सब डीजे लगे होंगे, एक पूरा ट्रक ही होगा, उस पर धुआंधार डीजे डीजे होंगे, स्पीकर ही स्पीकर होंगे इतने कि भाई सब धूल, धरती की धूल भी हिला देते हैं, है ना। तो धम धम ऐसे करके आवाज आती है आपकी। तो ये क्या है? ये हमें दे रहे हैं, हमसे कुछ ले नहीं रहे। तो ये हमारे स्पीकर जो हैं, बड़े बड़े या छोटे कोई भी स्पीकर हो, नॉर्मल सी बात है, ये हमारे आउटपुट डिवाइस के उदाहरण होते हैं। और ये बात याद रखने वाली नहीं है, ये बात सिर्फ और सिर्फ समझने वाली है। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नाम आता है प्रोजेक्टर का। किस चीज का? प्रोजेक्टर का। तो ये भी समझने वाली बात है ना। प्रोजेक्टर कैसी डिवाइस है भैया? तो प्रोजेक्टर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। क्यों है जी? तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आप मूवी देखने जाते हैं या आप स्कूल्स में जब पढ़े होंगे, तो भाई क्या होता है कि प्रोजेक्टर के माध्यम से सामने जो सफेद एक पर्दा होती है, उस सफेद पर्दा पर प्रोजेक्टर से एक लाइट निकलेगी और वो लाइट उस सफेद पर्दा पर पड़ेगी और उससे उस पर हमें आउटपुट मिल रहा होगा, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि प्रोजेक्टर के द्वारा किसी भी प्रकार के इमेज या वीडियो को सफेद पर्दे पर दिखाया जाता है। एनी टाइप ऑफ इमेज और वीडियो इज शोन ऑन अ वाइट स्क्रीन बाय द प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर कैसी डिवाइस है हमारी? तो हम और आप कहेंगे आउटपुट डिवाइस है। आप लोग देखेंगे जब हम मूवीज देखने जाते हैं थिएटर्स में, है ना, या नहीं गए अभी तो भैया जब जाएंगे तो आप देखोगे कि जहां पर आप बैठे उसके पीछे से एक सफेद ऐसे मतलब फोकस आएगा और सामने पर्दे पर पड़ेगा, उससे मूवी चलेगी, नॉर्मल सी बात है ना। तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। प्रोजेक्टर इज आउटपुट डिवाइस। आप देख सकते हैं कि ऐसे प्रोजेक्टर लगे होते हैं जो सामने हमारा चलते हैं। ठीक है, यह फैमिली के साथ बैठे भैया। चलो, इसके अलावा हेडफोन। तो कुछ हेडफोन ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ गाने सुन सकते हैं। कुछ ईयरफोन्स ऐसी आती थी हमारी जिसमें माइक नहीं होता, सिर्फ हम सुन सकते हैं, है ना। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं गाने, ठीक है, बढ़िया तरह से। तो ये क्या है? हेडफोन। भाई नॉर्मल सी बात है, सुनने का काम कर रहे हैं, आउटपुट डिवाइस है ना। तो बस इनके बारे में हमें इतना जानना है कि ये भी एक हेडफोन भी एक आउटपुट डिवाइस है। ओके, इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं किस चीज की? जीपीएस की। जीपीएस एक कैसी डिवाइस है? जीपीएस एक इनपुट डिवाइस है या फिर जीपीएस एक आउटपुट डिवाइस है? तो हम और आप कहेंगे कि भैया जो जीपीएस है ना, ये एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। जीपीएस इज अ आउटपुट डिवाइस। फुल फॉर्म क्या है जीपीएस की? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस? तो याद रखेंगे हम और आप, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हमारी आपकी जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ना। ग्लोबल, बिल्कुल ठीक है। तो हम और आप कहेंगे कि भैया ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अच्छा, ये काम क्या करता है? तो भाई आप सभी को पता है कि जीपीएस उपयोगकर्ता को लोकेशन व दिशा की जानकारी देकर आउटपुट प्रदान करता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि जैसे होता क्या है कि एक डिवाइस होती है, जीपीएस डिवाइस,
जैसे ये आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये आपकी गाड़ी में, आपकी बाइक में, आपकी कार में, आपके ट्रक में, जो भी कुछ आपके पास है उसमें लगवाई जाती है। अब इससे फायदा क्या होता है मेरे भाई? इससे फायदा ये होगा कि मान लो कोई लड़का, कोई दोस्त मेरा मुझसे बाइक ले गया या गाड़ी ले गया कि भाई यार मम्मी की तबीयत सही नहीं है, मम्मी को दवाई दिलवाने ले जानी है और मुझे अपनी गाड़ी दे दे। तो मैंने कहा भैया ले जा, तेरी मम्मी मेरी मम्मी, ले जा भाई गाड़ी, ऐसी क्या बात कर दी, है ना। लेकिन पता चला कि मैंने कि थोड़ी देर बाद देखूं ये भाई कितनी देर में आएगा, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए ऐसे, है ना, 3 घंटे हो गए, ये है कहाँ पर प्रेजेंट में। तो मैंने देखा तो मुझे लोकेशन मेरे फोन में ही पता चल जाएगी वो गाड़ी है कहाँ पे। तो मैं देख रहा हूँ कि ये तो मैकडी के नीचे खड़ी है भैया, है कि मिस्टर बर्गर के नीचे खड़ी है गाड़ी। अब भाई साहब मैंने फोन करा कि तू मम्मी को मिस्टर बर्गर में ले गया है क्या? तो वो कहता है कि भाई ठीक है कि मम्मी को तो जल्दी सिखा दिया था, फिर मैं किसी और के साथ आ गया था। मतलब कुल मिलाकर के किसी की जो तुमसे झूठ बोल रहा, तुमसे गाड़ी लेके, उसके एग्जैक्ट लोकेशन प्रेजेंट में क्या है वो देखने के लिए हम जीपीएस का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या होता है, कई बार हम अपनी गाड़ी को चलाने के लिए उठा देते हैं किराए पर, है ना। तो हमारी गाड़ी ले गया कोई और कह के गया यहीं 20 किलोमीटर जा रहा हूँ, वो चला गया 200 किलोमीटर। तो आपकी गाड़ी इन प्रेजेंट कहाँ पर है, कितना, और उसका एक और फायदा होता है, या आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा लेकिन मैं बता दूं, अगर आप चाहो तो अपने फोन से ही इसे ऐसा गाड़ी को लॉक कर सकते हो कि वो कहीं और जाकर के चलेगी ही नहीं, मतलब चालू ही नहीं होगी, भले ही चाबी ही क्यों ना हो उसके पास, स्टार्ट ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा जीपीएस होता है जो हमें प्रेजेंट लोकेशन, दिशा की जानकारी देने में हमारा काम करता है। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस बता दीजिए सर। बहन ये क्या लिखा है, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है जी। चलो, तो जीपीएस इज अ आउटपुट डिवाइस, ओके। इसके बाद एक अगला नाम आता है जिसे हमारा आप कहते हैं ब्रेल रीडर। क्या कहते हैं? ब्रेल रीडर। ब्रेल रीडर अभी तक आपने बहुत कम बुक्स वगैरह में भी आप देखोगे, तो ब्रेल रीडर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। क्यों होता है जी ये आउटपुट डिवाइस? क्योंकि ये नेत्रहीन जो लोग होते हैं, जो देख नहीं पाते, है ना, जो देखने में सक्षम नहीं है, तो उन्हें कंप्यूटर पर जो आउटपुट है वो पढ़ने में मदद करता है। कौन? हमारा, तो हम कहेंगे ब्रेल रीडर। सर क्या टू व्हीलर के लिए आता है जीपीएस? बिल्कुल आता है भाई, ठीक है। तो हमारा आप कहेंगे कि ब्रेल रीडर नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए टेक्स्ट को ब्रेल लिपि में बदलने, है ना, टेक्स्ट को ब्रेल लिपि में बदलने वाला आउटपुट डिवाइस है। ब्रेल रीडर कन्वर्ट्स ऑन स्क्रीन टेक्स्ट इनटू ब्रेल रीडर फॉर ब्लाइंड यूजर्स। आप देखेंगे जैसे यहां पर जो अक्षर लिखे हैं वो यहां पर कुछ ऐसे उभरे हुए अंक होते हैं, उसको महसूस करके पढ़ते हैं, ये हमारा होता है ना। सर किराए वाली गाड़ियों में खूब यूज होता है जीपीएस, बिल्कुल भाई, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, थ्योरी हम यहीं तक रखेंगे। जितनी भी चीजें आपने पढ़ी, क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? एक बार आप मुझे यस करके बता दीजिए, ठीक है। फिर मैं शुरू करता हूं यहाँ पर आप सभी के लिए टेस्ट योरसेल्फ, कि जो भी चीजें हमने आज की क्लास में पढ़ी हैं वहां से अगर हम थोड़े, देखो सरल क्वेश्चन तो तुम बना ही लोगे, लेकिन अगर एक अच्छी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएं तो वो लैंग्वेज क्या हो सकती है उसके लिए, ठीक है दोस्त। यस भाई, क्यों कर रहे हो आप लोग ऐसा? मैंने जीपीएस की फुल फॉर्म बता दी, फिर भी कह रहे हैं जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है। चलिए, तो मैं पहला सवाल आपके सामने रखूं जल्दी से, कम समय में ज्यादा काम करेंगे। कंप्यूटर प्रणाली में वह आउटपुट डिवाइस कौन सा है जो प्रोसेस की गई सूचना को स्थायी रूप से संग्रहित किए बिना केवल दृश्य विजुअल फॉर्म में उपयोगकर्ता को प्रदर्शित करता है तथा जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है? विच आउटपुट डिवाइस इज एन कंप्यूटर सिस्टम डिस्प्लेस प्रोसीड इंफॉर्मेशन ओनली इन विजुअल फॉर्म विदाउट स्टोरिंग इट परमानेंटली एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडीयू बताओ, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो हम और आप क्या कहेंगे कि भैया प्रोजेक्टर जी नहीं, स्पीकर जी नहीं, जीपीएस जी नहीं, मॉनिटर जी हाँ। वीडीयू से ही पहचान में आ गया आपको, तो है ना, वीडीयू से ही पहचान में आ गया होगा।
अगला क्वेश्चन क्या है पढ़ेंगे, बताएंगे विच आउटपुट डिवाइस कन्वर्ट्स कंप्यूटर जनरेटेड ऑडियो सिग्नल्स इनटू ईयर वेव्स एंड डिलीवर्स साउंड टू मल्टीपल यूजर्स सिमल्टेनियसली। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न ऑडियो सिग्नलों को वायु तरंगों में परिवर्तित कर एक अधिक उपयोगकर्ताओं तक ध्वनि पहुंचाने में सक्षम होता है, बताओ। अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसकी लैंग्वेज ऐसी बना दी कि भाई साहब दिमाग लगाना पड़ जाए आपको। लेकिन अगर आपने चीजों को अच्छे से समझा है तो फिर दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, बताओ। अच्छा, ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। यहां पर लिखा है कि एक से अधिक उपयोगकर्ताओं को ध्वनि पहुंचाने में सक्षम होता है। अगर मैं यहां पर यह लिख देता कि एक ही उपयोगकर्ता को, तो आंसर बदल जाता। भैया कमेंट दिखाइए, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, स्पीकर। अच्छा, सपोज करो मैं यहां पर ऐसे कर देता कि कौन सा आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न ऑडियो सिग्नलों को वायु तरंगों में परिवर्तित करे एक उपयोगकर्ता के लिए, तो भाई सिर्फ एक ही सुन पाए, तो उसके लिए फिर हेडफोन हो जाता। भैया कमेंट दिखाओ, ठीक है मेरे भाई। अभी इसका उत्तर हमारा सी है। अगला सवाल, वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग मुख्यतः व्यक्तिगत रूप से ध्वनि सुनने के लिए किया जाता है ताकि आसपास उपस्थित अन्य व्यक्तियों को ध्वनि सुनाई ना दे। लो, वही सवाल आ गया कि विच आउटपुट डिवाइस इज मेनली यूज फॉर पर्सनल लिसनिंग सो दैट नियर बाय पीपल कैन नॉट हियर द साउंड। जैसे आप लोग देखते हैं जब आप बस में जा रहे होते हैं या फिर आप जब ट्रेन में जा रहे होते हैं, तो आप अगर रील देख रहे हो तो बगल वाला कहता है भाई हेडफोन लगा लो अपने, है ना, जिससे कि उसे डिस्टर्बेंस ना हो। तो हम क्या कहेंगे, अब यहां पर आंसर हमारा हेडफोन हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्त, देखेंगे आप एक बार। तो अगला सवाल हमसे कह रहा है विच आउटपुट डिवाइस कन्वर्ट्स ऑन स्क्रीन टेक्स्ट इनटू रेस डॉट्स टू प्रोवाइड टैक्टाइल टच बेस्ड आउटपुट। है ना, कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित पाठ को उभरे हुए बिंदुओं के रूप में बदलकर स्पर्श आधारित आउटपुट प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस कौन सा है, बताओ। क्या होगा सवाल का उत्तर, अपने आप दिमाग लगाएंगे उत्तर देंगे। तो भैया स्पीकर नहीं जी, मॉनिटर टच करने वाला रिप्लाई देता नहीं, जीपीएस नहीं, ब्रेल रीडर। क्या हो जाएगा आंसर, ब्रेल रीडर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन आउटपुट डिवाइस बिकॉज इट प्रोवाइड्स लोकेशन, डायरेक्शन एंड रूट इन्फॉर्मेशन इन बोथ विजुअल एंड ऑडियो फॉर्म। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का आउटपुट डिवाइस माना जाता है क्योंकि यह उपयोगकर्ता को उसकी स्थिति, दिशा और मार्ग से संबंधित जानकारी दृश्य व श्रव्य दोनों रूपों में प्रदान करता है। तो आप और हम कहेंगे जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, कि विच आउटपुट डिवाइस इज कॉमनली यूज टू डिस्प्ले कंप्यूटर स्क्रीन इंफॉर्मेशन ऑन अ लार्ज स्क्रीन इन अ क्लासरूम, ऑडिटोरियम्स और मीटिंग हॉल्स। कक्षा, सभागार या मीटिंग हॉल में कंप्यूटर स्क्रीन की जानकारी को बड़े पर्दे पर प्रदर्शित करने के लिए सामान्यतः किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं यहां पर हम। तो आप और हम कहेंगे कि भैया हम यहां पर मॉनिटर का प्रयोग करते हैं नहीं, स्पीकर का प्रयोग करते नहीं, हेडफोन का नहीं, प्रोजेक्टर का। ठीक है, तो आपने फोटो देख ली, समझ पैदा हो गई, फिर सवाल की लैंग्वेज कितनी ही बड़ी क्यों ना दे दो आप। बताएंगे विच आउटपुट डिवाइस प्राइमरी प्रोवाइड्स विजुअल आउटपुट एंड सम एडवांस्ड मॉडल्स में आल्सो सपोर्ट ऑडियो आउटपुट। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस मुख्य रूप से दृश्य आउटपुट प्रदान करता है तथा कुछ उन्नत मॉडलों में ध्वनि आउटपुट की भी सुविधा देता है। तो भाई दृश्य आउटपुट की बात हो रही है ना। अब बताओ, तो आप और हम क्या कहेंगे, आप और हम कहेंगे स्पीकर दृश्य आउटपुट नहीं देता, ब्रेल रीडर भी नहीं देता, हेडफोन, प्रोजेक्टर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस इज करेक्ट। कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक सही है, बाकी के गलत हैं। तो देखो, ब्रेल रीडर दृश्य आउटपुट देता है क्या, स्पीकर केवल टेक्स्ट आउटपुट देता है क्या, मॉनिटर स्पर्श आधारित आउटपुट देता है क्या, जीपीएस उपयोगकर्ता को नेविगेशन संबंधित आउटपुट देता है। बताओ आंसर कौन सा सही है, सही कौन सा होगा, ये आपसे यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है। तो आप और हम क्या कहेंगे, आप और हम कहेंगे भैया जीपीएस उपयोगकर्ता को नेविगेशन संबंधित ये सही है, बाकी के सब गलत है। अगला, विच आउटपुट डिवाइस इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू असिस्ट विजुअली इंपेयर्ड यूजर्स। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस विशेष रूप से दृष्टिबाधित इंपेयर्ड लोगों उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए विकसित किया गया है। जो दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए कौन सा है इनमें से, तो अपने आप आंसर आएगा ब्रेल रीडर है। अगला सवाल और आखिरी सवाल, किस आउटपुट डिवाइस के प्रयोग में आउटपुट केवल उपयोगकर्ता तक ही सीमित रहता है और आसपास के अन्य व्यक्ति उसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं कर पाते। इन विच आउटपुट डिवाइस डज द आउटपुट रिमेन लिमिटेड टू द यूजर्स इज नॉट डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड बाय द नियर पीपल। तो हेडफोन। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है।
क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है उसे सुमेलित करें। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है। और एक क्वेश्चन और है आपके सामने कि बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस विच डिवाइस इज यूज्ड टू डिस्प्ले स्टैटिक विजुअल आउटपुट इन लास्ट फॉर्म। तो ये भी आपका होमवर्क है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। आप चाहें तो इस वीडियो के नीचे, आप चाहें तो जब टेलीग्राम डाउट ग्रुप रात में ओपन होता है वहां पर आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, इन 2 क्वेश्चंस का सही उत्तर क्या है और ओवरऑल आपको आज की क्लास कैसी लगी, ये सारी बातें आप मुझे इस वीडियो के नीचे या टेलीग्राम डाउट ग्रुप में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे। सर इतने इजी क्वेश्चन तो नहीं आते हैं सर। दोस्त मुझे भी पता है, मैं शुरू से ये बात कहता आ रहा हूं, लेकिन हर बच्चे से, हर भाई से अलग अलग तो नहीं कह सकता ये, है ना। मैं ये समझाना चाहता हूं तुम्हें कि कठिन सवाल इजी से होकर के ही बनता है। जब आप जो भी चीज आपने पढ़ी है, जब उसका कॉन्सेप्ट कैसे है, आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आ गई, जब आप उसका अर्थ समझ गए, तो फिर उससे बनने वाला कठिन सवाल भी कर लोगे। लेकिन एटलीस्ट पहले उसे समझना तो शुरू करो। ठीक है, इसलिए मैं अभी आपको यहां पर ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करा रहा हूं। फिर जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम प्रैक्टिस सेट्स भी करेंगे। वहां पर फिर हम अपने हाई लेवल को, कथन, निष्कर्ष या जैसे भी सवाल पूछे जाते हैं उन्हें लेकर के चलेंगे। अभी ये सच में इजी है, और इजी थोड़े इसलिए भी लग रहा है कि तुमने साथ के साथ चीजें पढ़ी हैं। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में दोपहर 12 बजे। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।